अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान में अदलिया और हुकूमत की एक नैरेटिव की और एक लेजिस्लेशन की लड़ाई वो बहुत ज़्यादा मंजर आम पे आना शुरू हो गई है। दोनों तरफ से एक रिएक्शनरी स्टेटमेंट्स आती हैं बार बार और सिचुएशन लगता है कि ख़राब ही होने जा रही है, क्योंकि आज दोबारा एक इजलास में जब इत्तेहादियों ने और हुकूमत ने एक दोबारा करारदाद की बात की और ये जानते हुए कि करारदाद की जो कानूनी हैसियत है वो नहीं है, तो इस तरह के इकदाम से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने वजारत ख़जाना से कहा है कि वो फ़ंड्स फराहम करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जब पार्लियामेंट ने कह दिया है कि फ़ंड्स नहीं है तो किस तरह से कोई और फंड्स दे सकता है। तो ये आगे क्या सूरत हाल बनेगी, से बात करेंगे। हसन रज़ा पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल। अजहर सदीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वकील PTI। बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब, मुझे बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक पोजीशन इख्तियार कर ली है, गवर्नमेंट ने एक पोजीशन इख्तियार कर ली है, तो अभी आप क्या देख रहे हैं? हंगामी इजलास बार बार करारदाद पास करने से क्या होगा? पार्लियामेंट ओवरकम तो नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर को? देखिए, जो करारदादें हैं, कैबिनेट की हो चाहे पार्लियामान की हो, वो किसी जुडिशियल फैसले पे तो असरअंदाज नहीं हो सकती। उनका एक अखलाकी पहलू बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है कि अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने उस कैपेसिटी में पार्लियामान को जब रजू किया गया, तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत की असल ताकत तो पार्लियामान है, तो वहां उन्होंने रजू किया तो उनके पास करारदाद पेश करने का या प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने का एक ही जरिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करें, जो उन्होंने अपनी तकारीर में एडवाइस किया। नंबर टू, करारदादें पेश होगी, लेकिन जुडिशियल इम्प्लीकेशन इसकी नहीं है। जुडिशियल फैसले को अनडू नहीं किया जा सकता मेरी समझ के मुताबिक पार्लियामान की किसी करारदाद के जरिए। जी, लेकिन इसके बावजूद ये दोबारा ये कदम इख्तियार करना कि दोबारा एक हंगामी इजलास आए, ये क्या रिप्रेजेंट क्या करता है? क्योंकि कायरा साहब कहते हैं कि हम लोग अपनी पोजीशन से नहीं हटेंगे और हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये जो एक ज़िद आपको नज़र आती है, और या ये समझ आता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या इसकी एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हैं हम इस वक्त? देखिए, एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं है। पार्लियामान इज सुप्रीम, नो डाउट। पार्लियामान की खोख से ही कानून भी जन्म लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पार्लियामान की खोख से ही जन्म लिया है। तो इसको आप आसानी से ब्रश असाइड नहीं कर सकते। इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे मौजूद है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का तल्लक है, उसने आइन की और कानून की तशरीह करनी होती है, इसके भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखें, अब गलती कहाँ पे है? गलती वहां पे होती है कि जब आप किसी एक फ्री को दीवार के साथ लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब असेंबली वाला केस आप सामने लें। ये वो है जो इस मौजूदा तनाज़े को, जो जो मौजूदा तनाज़ा जो है जिसकी बुनियाद बनी, वो पंजाब असेंबली वाला केस है। उसमें हुकूमत ने बार बार रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब लार्जर बेंच नहीं तो फुल बेंच बना लें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि एक ऐसा आ, आ गया ऑर्डर कि उसकी इम्प्लीकेशन के लिए हजार दफा सोचना पड़ता है कि क्या वो आ, का आईनी और कानूनी फैसला है। कुछ जूरिस्ट ये कहते हैं कि ये आइन को रीराइट किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है। तो ये चीजें जब बनी, उसके बाद फिर उसमें भी फुल बेंच की रिक्वेस्ट की गई। फिर जब ये इलेक्शन मैटर हुए, ये भी फुल बेंच। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सबूत एक मामला जा रहा है और कानून और आइन के मुताबिक मामला जा रहे हैं, मसलन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई थी, PTI वालों ने कर दी थी, और उसको फिर एक सिंगल जज साहब ने उस पे जजमेंट भी दे दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर दे दिया कि आप इलेक्शन करवाएं। ICA में चली गई थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई मैटर आया है तो उनको स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे देते कि आप 3, 4 या 5 दिनों में फैसला करें। ला मुहाला तौर पे वो मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आना था। लेकिन जब आपने उसको उन पिटीशन उस उस पिटीशन की मौजूदगी में जब आपने उसको कर दिया, 184(3) की जो है इन्वोक कर लिया,
और 3 पिटिशंस को भी एंटरटेन कर लिया, तो वो फैसला किधर गया सिंगल जज वाला? उस इसलिए जब आप रूटीन से हट के डेविएट करके आते हैं, जहां पे ओवर डूइंग नजर आती है, तो फिर मामलात खराब होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें अगर आप पार्लिमान या हुकूमती इत्तेहाद को समझते हैं कि वहां उनकी गलती है, वो आइन को नहीं मान रहे, दूसरी तरफ भी कुछ ईगो के मसाइल हैं जिसको मैं नहीं समझता कि इतने अहम मनसब पे बैठे हुए जो शख्सियात हैं वो इस तरह करेंगे। तो ये चीजें सारी देखने वाली हैं। अब ठीक है। जो भी अब हो रहा है, ठीक है पाशा मैं साहब, आप मेरे मैं साथ ही जाती तौर रहिएगा। पे ये समझता हूँ कि जी ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। जी, बैरिस्टर गौहर खान साहब, आप ये बताइएगा कि एक तरफ सद उमर साहब कहते हैं कि आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी कहती है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, कोर्ट भी एक पोजीशन ले लेती है, वो जो भी कानून साजी के हवाले से इकदाम हुए हैं उसको रोक देती है। तो कोई भी इनिशिएटिव तो नहीं ले रहा अगर आप लोग बात करने के लिए तैयार भी हैं तो? हमने तो ये कहा है, बिल्कुल खान साहब ने भी कहा है, बार बार खान साहब ने इसका अदा किया था कि जी आप कोई रोड मैप दे दे तो आपके साथ बैठने को तैयार है। पीपल्स पार्टी ने, मैंने सुना है कोई कमेटी बनी है, और पीपल्स पार्टी को सेल्फ कह रही है कि जी पहले अपने गवर्नमेंट के साथ करेंगे, गवर्नमेंट राजी होगी तो फिर बात करेंगे। इस मौजूदा हुकूमत की कोशिश यही है कि अफरा तफरी की तरफ बात चली जाए, लोग सड़कों पे निकल आए, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हो, कानून की बालादस्ती न हो, आइन की सुप्रेमेसी न हो। ये देखो ना जिस तरीके से इन्होंने बिल पुटअप कर लिया, ये तो मिसलीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट के मुतरादिफ है कि आप पूरी पार्लियामेंट को मिसलीड कर रहे हो कि अगर हम ये सप्लीमेंट्री ग्रांट एज अ मनी बिल हम पार्लियामेंट के सामने रख लें तो हम आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ये गलत है। मैं आपको अगर रिमाइंड करा दूं तो जॉन मेजर साहब जब के भी वजीर आजम थे बरतानिया के, तो उसकी हुकूमत इस बात पे खत्म हुई तो आपने एक मरतबा पार्लियामेंट को मिसलीड किया था। अब उन्होंने वही करने की कोशिश की है, तो इसके साथ कैसी बात चलेगी आगे? अगर हुकूमत एक तरफ से आपके खिलाफ पर्चे बनाए और भी दहशतगर्दी के पर्चे बनाए, दूसरी तरफ आपके खिलाफ केसेस करे, दूसरी तरफ कहे कि रिजोल्यूशन पास करवाए कि इलेक्शन नहीं होंगे, फिर रिजोल्यूशन पास कराए इलेक्शन एक साथ होंगे, फिर यहाँ तक कि लॉ भी मिसलीड करते हुए लॉ फाइल करे, जजेस को कहे कि हम आपके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करें, जजेस को के खिलाफ उनके छोटे वर्कर से लेके टॉप राइट टू द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर वो जजेस की तस्दीक शुरू करे। इस किस्म की सूरत हाल तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। अब ये तो ऐसी सूरत हाल है, आपको याद है जब मुशर्रफ आखिरी दिनों में लेकिन बैरिस्टर साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को और ये हुक्म दिया बराह रास्त क्या फंड्स दें, और अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट ने कहा है कि फंड्स नहीं है तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट दो चीजें बता प्रेशराइज तो कर सकती है, अरेंजमेंट में कैसे किरदार अदा कर सकेगी सुप्रीम कोर्ट टॉप कोर्ट है, जैसे चाहे फॉर द इनवल ऑफ जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट आईन में सुप्रीम कोर्ट के पास वाहिद इख्तियारात है कि वो कोर्ट ऑफ फाइनल जस्टिस है और एपेक्स कोर्ट है, और फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर कर सकती है स्टेट बैंक को कि पैसे रिलीज करे। और आपको मैं बताऊं, ये मिसलीड करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि 24 जनवरी को लेटर गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके जवाब में 8 फरवरी को एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस ने आमिर हुसैन साहब ने एक लेटर वापस भेजा और कहा कि 5 अरब आपको मिले हैं, 10 बिलियन जो है अंडर प्रोसेस है। ये वो अमाउंट है जिसकी तो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी थी, और जो सप्लीमेंट्री ग्रांट में पैसे आते हैं ये पहले आप खर्च करते हैं विद सैंक्शन ऑफ द कैबिनेट, और नेक्स्ट जो बजट आ जाता है उसमें एज ए सप्लीमेंट्री ग्रांट आप असेंबली की अप्रूवल लेते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि मनी बिल लेके आते हैं। ये दुनिया इतनी भी तो पागल नहीं है ना, इतने फाइनेंस वाले लीगल बंदे इतने तो मौजूद है कि वो ये जानते हैं। अब ये कहना कि जी हम आपको पैसे इसलिए नहीं दे सकते कि पार्लियामान हमने मना किया है, पार्लियामान को आपने मिसलीड कर लिया, ये एक और जुर्म किया आप। जी जी जी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाशा साहब, जो आरिफ अलवी साहब ने जवाब दिया पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के हवाले से, उन्होंने भी ये कहा कि आप ये कर नहीं सकते, ये आपके दायरे इख्तियार में नहीं आता। जो कोर्ट ने जवाब दिया 8 रुकनी बेंच ने, उन्होंने भी कहा ये आपके दायरे इख्तियार में नहीं आता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फंड्स की रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया, पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए बिल के इजरा को मुस्तरद किया, और पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद
हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती, और तो अगर हुकूमत नहीं कह सकती तो कोर्ट कह सकती है, पार्लियामेंट कह रही है फंड्स नहीं है। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट और कोर्ट, इनमें से कौन है जो फंड्स का इजरा वाकई मुमकिन बना सकता है? पाशा साहब। देखिए, आर्टिकल 190 बड़ा क्लियर है, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया है कि तमाम हुकूमती इदारे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के पाबंद हैं और वो उनको मानना पड़ेगा। इसमें इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस ऐसे कानून को मामले को टेक अप करने का है जो अभी इन प्रोसेस है, आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि ये सारा प्रोसेस एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसके मुताबिक जा रहा है कि पहले बना, दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ, फिर वो भेजा गया प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब ने वापस भेज दिया अपनी ऑब्जर्वेशन लगा के, फिर दोनों ऐवानों ने मंजूर करके दोबारा भेज दिया। और ये सारा प्रोसेस आर्टिकल 75 में बयान किया गया है, लिखा हुआ है। और उसी में ये भी लिखा है कि 10 दिन अगर प्रेसिडेंट नहीं करते तो वो फिर एक्ट बन जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि वो 10 दिन पूरे होने चाहिए थे, ये आइन की मंशा थी। तो प्री मेच्योर और इंतहाई उजरत में बेंच बना के उसको स्टे दे देना, सस्पेंड कर देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है आर्टिकल 75 उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से जो बात है वो भी अपनी जगह पे, एक हम कई दफा इस बात को कर चुके हैं कि ये चीजें, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन जो आपने सवाल ये किया कि पार्लियामेंट क्या रोक सकती है फंड का, पार्लियामेंट के पास इख्तियार मौजूद है और दूसरी तरफ 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी इख्तियार तो मौजूद है फिर कि बात वो किसकी अपने सुनी ऑर्डर जाएगी? की, क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो बात किसकी सुनी जाएगी? बात अब ये है कि बात दोनों इदारे कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले रहे हैं, अपने अपने इख्तियारात को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गिनवा रहे हैं। तो अब हेड एंड कोलिजन की तरफ जा रहा है और अनार्की की तरफ मामला जा रहा है। मुझे कोई इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। तो पता नहीं अब क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ पे मुझे ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमने जी। तो जैसे हसन रजा पाशा साहब ने कहा कि 10 दिन रुक जाना चाहिए था, एटलीस्ट इसकी एसेंस बरकरार रहती, उसके बाद हम देखते, लेकिन हमने देखा कि दोनों तरफ से जल्दी की गई। इस बात करेंगे बेस्ट गौहर साहब से, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। गौहर साहब, आपने सुना कि हसन रजा पाशा साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सदर की तरफ से भी जल्दी की गई और 8 रुकनी बेंच बनाने में भी जल्दी की गई। मैं सिर्फ एक चीज की वजाहत करूं, दो अलग अलग चीजें हैं। एक ये है जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, वो चार्ज एक्सपेंस जो एक्ट बना है जिसको असम्बली ने रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास सामने उन्होंने ये आज कहा है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते क्योंकि पार्लियामेंट ने रिफ्यूज कर रहे हैं। ये तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इशू है जिसपे मैंने कहा कि मिसलीड हुआ है, पार्लियामेंट को भी मिसलीड किया गया है। अब जो पाशा साहब जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो है जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजर में तरमीम की गई है, जो लॉ लेके आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उस पर मैं आपको एक कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कभी अजलत में नहीं फैसले किया करती, करने भी नहीं चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा से बड़ा दिल रख कर के करती है। अगर ऐसा होता तो कई सारे मरतबा जजेस से रिलेटेड भी ऐसे कवानीन पहले पास हुए थे कि अगर उसमें भी जल्दी कर लेते। ये इसका प्रेसिडेंट पहले से मौजूद है कि वो कवानीन जिसमें से अदलिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो उसमें सुप्रीम कोर्ट हमेशा स्टे कर देती है और प्रीएम्प्ट करती है। आपको बताऊं, ये जो एनआरओ का केस आया था उसमें बेसिकली इस वक्त इशू ये था, ये नहीं था कि उसमें से जरदारी को फायदा देना मतलूब था और उनके क्रिमिनल के जो नेब के केसेस थे वो खत्म करने थे, बल्कि उसके एक बेसिक इशू ये था कि 8000 केसेस थे जो अदलिया ने डिसाइड कर दिए थे और वो भी विद वन स्ट्रोक पेन खत्म हो रहे। लिहाजा कोर्ट ने उसको समझा कि वो अदलिया के अगेंस्ट एक ऐसी कानून साजी हो रही जो आइन से मुतसादिम है। इसलिए अदलिया ने उस वक्त कहा था कि इस लॉ की एनफोर्समेंट ना हो,
क्योंकि ये 3 अर्गन्स अलग अलग काम करें। अगर सुप्रीम कोर्ट एक लॉ वो करती तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंट तक कहा है कि ये लॉ ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि इसमें जॉइंट सेशन के पास होने के बाद डीम इफेक्ट है कि अगर 10 दिन में सदर दस्तखत ना भी करे तो सदर के पास इख्तियार तो है नहीं दोबारा कि उसको वापस भेजे, तो 10 दिन बाद डीम लॉ माना जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये प्रीएम्प्ट कर दिया कि इस पे अमल दरामद ना किया जाए। वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट देखे क्या ये अदलिया के मुतजाद है, क्या आइन के मुतसादम है या नहीं है। क्योंकि अगर हुकूमत कोशिश करती और एक्ट लेके आती और इस एक्ट के थ्रू वो आइन में तरमीम करती, हुकूमत के पास मेजॉरिटी होती 2/3 मेजॉरिटी, तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स बने थे और बाकी 18th अमेंडमेंट है और 21st अमेंडमेंट है जब आई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास आइन में तरमीम को देखने का इख्तियार तक नहीं है, जैसे ईवान चाहे उसमें तब्दीली करे। अगर इनके पास 2/3 मेजॉरिटी होती आर्टिकल 184 में चाहे तब्दीली कर लेते, यहाँ तक तब्दीली कर लेते कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि वो सो मोटो ले और डायरेक्टली पिटीशन एंटरटेन करते। मेरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट उसको भी टच ना करती उस प्रिंसिपल पे कि ईवान की सुप्रीमेसी है, आइन में तरमीम करना ईवान का इस्तेकाक है, लेकिन ईवान का इस्तेकाक हरगिज नहीं है कि वो ऐसे कानून साजी करे जो आइन से मुतसादिम हो। इसलिए जी, और जिसकी तशरीह ये भी की गई है कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। आप मेरे साथ ही मुजाहिद बरेलवी साहब मेरे साथ हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, ये क्या मामलात किस तरफ बढ़े हैं? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ जाता है गवर्नर स्टेट बैंकों के वो फंड्स दें बराह रास्त इलेक्शन के लिए, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये भी कहा जाता है कि इस बिल पे सदर अगर दस्तखत करें या भी ना करें तो दोनों सूरतों पे इस पर अमल नहीं होगा, जिसके बारे में पाशा साहब ने कहा कि रुक जाना चाहिए था, इसमें कुछ देर में रद्द-ए-अमल आ जाना चाहिए था। तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अजमान बड़ी मुदल्लिल और मुशद्दक गुफ्तगू कर रहे थे। आपने नाम नहीं बताया मेरे मोहतरम मेहमान का। आपने बैरिस्टर गौहर खान साहब। अरे बैरिस्टर गौहर साहब नहीं, सॉरी बैरिस्टर साहब का तो बड़ा नाम है, लेकिन आपने टेलीफोन पर देखिए ये जो हमारे बैरिस्टर साहब जो बात कह रहे थे, बड़ी हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये कोई बहस आज की नहीं है, बल्कि अगर हम लोग क्योंकि अदलिया में और आइन में तो बहरहाल तारीख में जाना पड़ता है ना कि खुद ब खुद पाकिस्तान तो नहीं बना था ना, और उसके सन 47 से लेकर सन 56 तक 9 साल तक बेआइन चला, तो कैसे पाकिस्तान चला? वही इंडिया का 35 एक्ट हम इस्तेमाल करते थे जब कोई मसला होता था। फिर जो 1954 के बाद एक प्रोविजन पड़ गई नज़ीर ज़रूरत की, तो हमेशा हमें 5 में जाना पड़ता है। मसला ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, खासतौर पर शरीफों का रिकॉर्ड अदलिया के हवाले से, इदारों के हवाले से कुछ साफ और शफाफ नहीं रहा है, और उस वक्त भी यही था कि आपने जो अगर 18वीं तरमीम गलत थी जिसके जरिए सदर गुलाम शाह खान ने दो बार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को और फिर नून लीग को जो घर भेजा था, तो फिर मीसाक जमहूरियत के तहत जो फिर बाद में तरामीम हुई उसमें उन्होंने जहां सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात महदूद किए, सदर को एक रबर स्टैम्प बनाया, वहां पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर को इतने इख्तियारात दे दिए कि इवन ये कि आपने देखा कि जो बाद में जिस पर असल जो झगड़ा हुआ वो 13वीं तरमीम थी और 14वीं तरमीम थी। 13वीं तरमीम के जरिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ के भाई ने ये इख्तियार ले लिया था कि इवन पार्लियामेंट के अंदर कोई रुकन असेंबली भी उनसे कोई किसी नुक्ते पर बहस नहीं कर सकता, उनकी मुखालफत नहीं कर सकता। और 14वीं तरमीम तो खैर फिर उसने मजीद कर्टेल कर दिया। और इवन ये याद होगा बैरिस्टर साहब को कि मियां साहब ने तो 15वीं तरमीम भी पास करा ली थी कौमी असेंबली से, और उसको लॉ मिनिस्टर थे, मैं इंडस पे काम करता था। मैंने कहा इसके जरिए तो वो अमीरुल मोमिनीन बन रहे थे, बगैर नमाजें होती। तो ये जो अगर आप देखें जो अगर 58(2)B के तहत जो 8वीं तरमीम थी, जहां उसने एक सिविलियन या फौजी हुक्मरानों को आसिफ बना दिया था, वही मियां साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनकर पार्लियामेंट से वही तमाम इख्तियारात ले लिए जिसने उन्हें एक डिक्टेटर सिविलियन बना दिया और जिसके खिलाफ तमाम पार्टियां उठी। हत्ता कि जब नहीं माना उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला तक कर दिया। अब इस वक्त सूरत वही नौबत आ गई है। आप पार्लियामेंट में क्योंकि वही जो मसला ये है कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है जैसा कि उस वक्त उन्हें हासिल थी, और यही इनकी ख्वाहिश थी। वो तो PTI ने रिजाइन कर दिया, अब वो शायद जिमनी इलेक्शन करा के 2/3 मेजोरिटी जबरदस्ती तो और बात थी। तो इसलिए अब इनके लिए आसान इसलिए नहीं
कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग ऑर्डर है 2001 का, और ये यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ था। मैं तो कानून का नहीं, सियासत का तालिब इल्म हूं, बैरिस्टर साहब मौजूद है, नहीं कह सकता। ये तो 191 के तहत क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामला खुद करेगा। उसको जैसे पार्लियामेंट के अपने इख्तियार हैं, सुप्रीम कोर्ट को खुद इख्तियार दे दिया गया था। अगर पार्लियामेंट सियासी जमातें और हुकूमतें अगर सुप्रीम कोर्ट के कवानीन बदलने लगे तो वही होगा जो आज हो रहा है। कहने का मकसद मैं कंक्लूड इस तरह करूंगा कि इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए ये चीफ जस्टिस से इख्तियार ले लें कि 5 रुकनी होगी या 8 रुकनी होगी, और 8 रुकनी बेंच का, पहले जब 3 रुकनी कह रहे थे, अब तो जनाब 15 में गालिबन हैं या 14 हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अरकान। तो ये तो अक्सरियत है, 8 हो गई ना, लार्जर बेंच 8 लोगों की, जिन्होंने ये फैसला दिया है मुतफ़िका तौर पर। इस वक्त जो बेंच ने फैसला दिया है कि आप फंड दें और इंतखाबात कराएं, तो ये वही बात है ना कि मैंने कहा ये शरीफों की, अब छोटे भाई, ये छोटे भाई को आपको शायद इल्म हो बैरिस्टर साहब को कि जब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने गए थे तो 2 बसों में लाहौर से बंदे लेके गए थे, पंजाब हाउस में ठहराया गया था। जब हमला करके वह कारकुन वापस आए तो मियां शहबाज शरीफ ने कहा तुसी अब नान कीमा खा के जाना, बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये तो तारीख रही है कि इनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हैं माशाल्लाह, नेशनल पार्टी और पता नहीं कौन कौन और मौलाना और पीपल्स पार्टी, क्या उन्हें ये तारीख पता नहीं इनकी तहरीक। ठीक है जी मुजाहिद साहब, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। हसन रजा पाशा साहब, मैं चाहती हूँ कि आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि जैसे वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 191 के तहत इसको आप ज़रा समझा भी दीजिएगा कि कोर्ट अपने मामला, अगर कुछ मसले हैं तो खुद हल करे, पार्लियामेंट अपने खुद हल करे, जो कोर्ट कहती भी रही है पिछले अप्रैल से। तो अगर ऐसा ही है और ये आइन में अगर इतना वाजे है तो ये हो क्यों नहीं पा रहा? चीफ जस्टिस के इख्तियारात को पार्लियामेंट को एड्रेस करना पड़ता है, पार्लियामेंट गैर आइनी इकदाम कर रही है, कासिम सूरी के इकदाम से लेके आगे तक वो कोर्ट को बताना पड़ा है। जी हाँ जी, बरेलवी साहब ने माशाल्लाह बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की और सियासी जो मंजरनामा गुज़श्ता के ये दहाइयों से था वो भी बताया हमें, और उस वक्त भी हमारे कुछ इसी किस्म के स्टैंड थे कि ये जो अमरीत, जमहूरियत के नाम पे अमरीत कायम की जा रही है, हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी। बात ये है कि जो इस वक्त एक्ट बना, ये जो अंडर डिस्कशन है, ये हम वकला तंजीमें जो इवन बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, प्रोविंशियल बार कौंसिल, उनके दरीना मुतालबात थे। पहली बात ये थी कि 184(3) में अपील का हक मिलना चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, और अगर अपील का हक नहीं है तो आर्टिकल 10A रिडंडेंट हो जाता है जिसमें फेयर ट्रायल दिया गया है। एक आप 3-4 फोरम छोड़ के डायरेक्ट 184(3) की कागज़ लेते हैं तो जिस फरीक के खिलाफ फैसला होता है वो किधर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो खुदा की अदालत है। तो अगर इसमें अपील का हक दे दिया जाए तो कोई मजायका नहीं है। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से बात है इस एक्ट में कि 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस हैं कि कलेक्टिव विजडम होगा, ये डिसाइड करेंगे कि ये 184(3) का केस बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो फिर इसको बेंच में फिक्स करेंगे, अगर नहीं बनता तो वहीं से फारग कर देंगे और फिर बेंच की फॉर्मेशन वो बनाएंगे। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में जो सुओ मोटो पावर्स हैं वहां उनके पास ही मौजूद है, लेकिन उनके पास ये है कि जब कोई ऐसा मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठती है, पहले वो डिसाइड करती है कि इस पे सुओ मोटो लेना जाना जरूरी है या नहीं है, वो डिसाइड करते हैं, फिर फुल कोर्ट में पुट अप होता है, वहां पे वो फैसला देते हैं कि ये सुओ मोटो का केस बनता है या सुओ मोटो का केस नहीं बनता, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये भी कलेक्टिव विजडम की बात है, वहां पे तो फुल कोर्ट बैठती है। अगर यहाँ पे 3 जजेस को बिठा दिया गया है और ये भी हमारा भी मुतालबा है और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी ये मुतालबे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, चाहे आप उनकी किसी बात से इत्तफाक करें या ना करें, वो भी इतने ही ऑनरेबल हैं जितने बाकी जज साहिबान हैं। ठीक है पाशा साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने कहा है कि सियासी तकारीर के बाद गलतफहमी दूर करने के लिए बात की थी, लेकिन मैं
ये सवाल करना चाहती हूँ कि आइन की 50वीं सालगिरह पे अगर हम बहुत ज़्यादा मुतवाज़न सोच के साथ बात करें तो किसी एक ही जस्टिस को इनवाइट कर लेना या किसी एक की प्रेजेंस से इसको हम कैसे यकीनी बना सकते थे जब हमें वाज़े अदलिया में डिवीज़न नज़र आ रही है, ये कितना सही इक़दाम था, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। बैरिस्टर गौहर साहब, आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ ऑन अ वेरी प्रोफेशनल नोट, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि एक बड़े काबिल एहतराम जस्टिस की पार्लियामेंट में प्रेजेंस उस पर जिन्होंने एतराज़ करना था अपने अपने तरीके से कर लिया, लेकिन मैं सिर्फ इसको इस कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस करना चाहती हूँ कि जितनी अदलिया में डिवीज़न थी, हम किसी एक को कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते थे, चाहे वो सीनियर तरीन हो, इतने ज़्यादा क्योस में ये कैसे मुनासिब हो सकता था? देखो, बात तो आपकी थी कि पहले भी वैसे ऐसे मौके तो आए थे। एक मरतबा ऑफर आई थी जब मियां रज़ा रबानी साहब चेयरमैन सेनेट थे, उन्होंने ऑफर दे दी थी जवाद ख्वाजा साहब को, चीफ जस्टिस थे, पर सम वजह से फिर वो नहीं आ सके थे, तो इमीडिएटली देयर आफ्टर अनवर जमाली साहब को बुला लिया गया था और चेयरमैन की सीट पे बिठा दिया गया था। उन्होंने एड्रेस किया था और पूरा सेनेट उस वक्त बन गया था एज अ कमेटी ऑफ द होल। ये एक टर्म इस्तेमाल किया करते थे मियां रज़ा रबानी साहब। तो जज साहिबान का आना तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्लियामेंट में आ जाए, और ये पार्लियामेंट में तो जरूर आए थे, लेकिन पार्लियामेंट सिर्फ एक वेन्यू था। अदरवाइज जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें मैंने और सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन हालात जरूर ऐसे हैं, ऐसी पोलराइजेशन हुई आपस की हुई कि ये जरूर एक रिफ्लेक्ट करता है कि शायद उसका जाना इसकी ज्यादा मुतरादिफ है कि वो अदलिया के मुखालिफ थे और शायद पार्लियामेंट में जो लोग बैठे थे उनके करीब थे। बट मेरी कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं समझूं कि अगर उन्होंने कोई वजाहत की है काजी फायजीसा साहब ने, तो उसकी वजाहत एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेट्स गो ओवर दिस मैटर, जो हुआ सो हुआ। जी बिल्कुल, उसको बिल्कुल वो वजाहत कंसिडर करनी चाहिए, उनका पूरा राइट है। लेकिन सर, हम लोगों के नर्व्स जितने कमज़ोर हो चुके हैं, मुजाहिद बरेली साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, जितनी मीडिया में पोलराइजेशन है, जितनी आवाम में इस वक्त एक ऐसी सियासी ओपिनियंस मौजूद हैं जिसका उन्हें खुद नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो कैसे कंक्लूड कर पाएंगे। इतनी पोलराइज सोसाइटी में आपको नहीं लगता कि हर इदारे से हर एक शख्स को कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए? और ये मेरा ख्याल है कि इसने एक बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट किया है जिसने मजीद पोलराइजेशन में इजाफा ही किया है। उनकी जगह कोई भी होता और वो अकेला आता तो यही इंप्रेशन होता। अगर जस्टिस काजी फायजीसा के अलावा कोई भी होता और अकेला आता तो यही इंप्रेशन कायम होता। लेट मी बी क्लियर दिस। अब दुरुस्त फरमा रही है, इसलिए कि पोलराइजेशन एक ये भी है कि कभी ये भी नहीं होता कि जिस तरह इस वक्त हम तो 20 चैनल हैं, आपने देखा साइड ये भी बदकिस्मती है कि इस वक्त चैनल में इतनी पोलराइजेशन हो गई। जब सबसे बड़ा चैनल और मीडिया ग्रुप जो है वो एक साइड इख्तियार कर ले, उसकी हर खबर आप देख लें, प्रिंट की खास तौर पर या इलेक्ट्रॉनिक की, लगता है एक तासुब का इजहार कर रहे हैं और ऐसा लग जाए कि वो भोंपू बने हुए हैं। अब तो बाकायदा हमारे पंजाब के वज़ीर आला के अपने चैनल आ गए हैं, उनमें जो कुछ देख लीजिए साफ पता चलता है कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो यानी जब चैनलों का ये हाल हो कि वो अपने साफ पता चल जाए देखते ही कि अब ये एंकरों के बारे में भी शायद यही कहा जा सकता है और चैनलों के भी। लेकिन बात में सिर्फ सॉरी से मैं जो आप इंडिया की मिसाल देती है, इंडिया की एक अलग हिस्ट्री है। वहाँ फुल कोर्ट बैठे या बेंच बैठे, वहाँ इलेक्शन जो है वो उनके फौरन ही हो गए थे। उनकी पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग थी, उन्हें इदारों को उन्होंने पूरे इख्तियार दिए थे। मैंने आपसे कहा ना, ये जो मैंने आपको जो हिस्ट्री जरा की बताई, ये क्या वजह है कि शरीफों के दौर में ये इशू इतना बढ़कर आता है। जो मैं कह रहा हूँ नवंबर 97 की तारीख करी जा रही है। उसके बाद अगर आप पास में भी चले जाएं, हमेशा ये जो बताइए 5 जनरलों से किसकी लड़ाई हुई, और ये कहना कि जनाब चीफ जस्टिस के वही इख्तियार हों और सिर्फ जज के हों। आप बताइए कि जब किसी को सजाए मौत दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन मुजाहिद साहब, क्या ये आर्गुमेंट आपको जी सदर करेगा या तय करेगा? नहीं, सदर नहीं करेगा, पार्लियामेंट तय करेगी। ये एक बात मुझे बड़ी कन्विंसिंग लगती है। मुझे लगता है इसमें बहुत वजन है कि एक शख्स सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात हो सकते हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा, नहीं मतलब एक कोर कमांडर मार्शल कौन लाता कि 6 कमांडर लाते? अयूब खानी लाया था ना, ज़ियाउल लाया था, मुशर्रफ लाया था ना। भाई आप हर दारू में फिर लागू होगा ना, फिर प्राइम मिनिस्टर भी क्यों कभी ना पूरा करे? कहा था ना, ये तो एक चीफ जस्टिस एक सीनियर मोस्ट तरीन होता है, उसमें गड़बड़ हमने करी, हमने पीपल्स पार्टी ने, याद है आपको सज्जाद अली शाह को किस तरह लाए थे वो,
और वो तो जहांगीर बदर को बना रहे थे चीफ जस्टिस, कहने लगे हटाकर। तो इन पार्टियों की तारीख ये रही है कि ये इदारों को नहीं मानते, ये रुतबे से अपनी अक्सरियत के जरिए अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। आज देखें तमाम नए केसेस इन्होंने खत्म करा दिए, सजाएं खत्म करा दी, वापस एयरपोर्ट से आते हैं सीधे जाके डार साहब हल्फ उठा लेते हैं, 2-2 साल मुल्क से बाहर रहते हैं। तो ये वजह है कि इनको असल सुप्रीम कोर्ट इसलिए खटक रही अच्छा है। सागर साहब एक और इसमें नुक्ता ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि सारा मामला को रिलेट हो जाता है पाकिस्तान के IMF के साथ डील के लिए। IMF प्रोग्राम के लिए इमारात की पाकिस्तान को $1 अरब देने की तस्दीक, ये 2 दिन पहले की खबर है और ये एक अच्छी खबर है अगर इतने पैसे मिल जाते हैं तो। और IMF ने भी कहा है कि पाकिस्तान इस मुकाम पे नहीं पहुंचा कि वो अपना कर्जा वापस ना करे, यानी कि कर्जा वापस करेगा, जून के बाद नए प्रोग्राम में चला जाएगा और रूटीन का एक मैटर शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, क्या ये रकम जो पाकिस्तान को इमारात से मिल रही है और जो दीगर ममालिक से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बाद में मिलेगी, जिसकी गारंटी IMF को चाहिए और वो बज़ाहिर मिल भी रही है, तो उसके बाद क्या हुकूमत के इस मौक़िफ़ में वज़न आ जाएगा कि अब वाकई इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देखें IMF की शरात पूरी कर रहे हैं, 2 ममालिक से भी पैसा आ रहा है, अब हम एक तरफ तवज्जो देने दें तो उनकी बात में वज़न आ जाएगा और फिर हम देखेंगे कि आप आप एक सिंपल देख लें। आज महंगाई 44% पे पहुंची हुई है, मोटर इंडस्ट्री बंद हो रही है, सस्ता आटा के लिए लोग मर रहे हैं, और आज कौमी असम्बली में इस पार्लियामान के अराकीन को खुश करने के लिए 54 करोड़ रुपए 5 करोड़ ये देख रहे हैं कि ये पैसे दिए जा रहे हैं इन लोगों को। इसलिए 117 करोड़ रुपए रोजाना कौमी असम्बली में खर्च होता है। आप 22,000 के बजट में आपके पास 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए लग रहे हैं, आप कैसे इलेक्शन से भागेंगे? साफ लग रहा है कि इन्हें पता है कि जो इन्होंने इस 1 साल में इस मुल्क की मईशत का किया है, खासतौर गरीब। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि चाहे वो IMF से कितनी भी बेहतरीन डील कर लें, वो आर्गुमेंट नहीं एस्टैब्लिश कर सकते कि इलेक्शन को डिले करवाना चाहिए। ठीक है, 1.2 अरब डॉलर से या 5-6 अरब डॉलर से क्या होगा? आपका तो जो डेफिसिट है, आपको ये, और ये भी जमानतों में पैसे हैं सऊदी अरब के और इनके और चाइना के सबके। आपकी मईशत का हाल क्या है? आपका 18 अरब डॉलर थे हमारे पास 2018 में, आज 4 अरब डॉलर के हमारे पास रिजर्व में गालिबन 3 हफ्ते के। क्या होगा IMF के पैसों से? अगर आप खुशखबरी सुना रहे कि हम घाना नहीं बन रहे और नाइजीरिया नहीं बन रहे, भाई हम तो कम से कम रीजन में सबसे आगे थे, बांग्लादेश से तो कम से कम आगे थे, आज कितने पीछे चले गए? कितनी डेटाई से ये लोग और इनके हामी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और हम बन भी रहे शायद। बल्कि कल ही मैं एक खबर पढ़ी थी और आई इंटेंड टू राइट ऑन इट, पाशा साहब आपको भी इसमें शामिल करती हूँ। इंडिया की जो करेंसी है वो इंटरनेशनलाइज होने जा रही है, तकरीबन 15 से ज़्यादा ममालिक इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बहुत दूसरे मामला में फंसे हुए। मेरा आपसे सवाल ये है पाशा साहब कि एक तो ये एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ सिटीजन आई हैव दिस इन माई माइंड कि क्या ये कोई बेहतरीन इकदाम हो सकता था कि 50वीं सालगिरह पे हम जुडिशरी की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करवाते? कोई ऐसा और तरीका हो सकता था, कुछ भी हो सकता था कि आप 2 मिनट मुझे 1 मिनट में आपसे जरूर चाहूंगा। अच्छा, ठीक 2 मिनट मुझे आप दीजिए। मैं सवाल पूरा कर लूं, फिर बोलना चाहेंगे आप आइन की गोल्डन जुबली के मौके आप मना रहे हैं जी। ये 50 उस आइन की जो अपने खालिद को जो फांसी से नहीं बचा सका, उस आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं जो 11 साल तक ज़ियाउल-हक को हम पर मुसल्लत करता रहा। उस आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं कि जिन्होंने जो है आपकी तस्लीम बेवकूफी के बार मत तोड़ो। उस आइन की आप यानी जो गोल्डन जुबली फखर जश्न से मना रहे हैं कि जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो मुशर्रफ को जो है आमिर बनाने से नहीं रोक सका। यानी ये तो कौन सी गोल्डन, ये तो तरीन मनाना चाहिए इस तौर पर। जी मुजाहिद साहब, मुझे मेरे पास 2 मिनट है, मुझे कंक्लूड करना है। पाशा साहब बताइएगा कि कोई और तरीका हो सकता था कि एक ये एटलीस्ट पैगाम चला जाता कि हम इकट्ठे हैं, एटलीस्ट एक प्रिटेंड इम्प्रेशन चला जाता कि हम दिस इज व्हाट ऑल टुगेदर वी आर, ऐसा हो सकता था? या एक ही जज को बुला के चीजें होनी चाहिए? देखिए, हमारी इतला के मुताबिक मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि कौमी असम्बली में जो जस्टिस फायद ईसा साहब तशरीफ लाए, दावत जो है वो तमाम जजेस को दी गई थी, और इसी वजह से वो, और ये उन्होंने काजी फायद ईसा साहब ने जब अपना खिताब किया उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया कि तमाम जजेस को दावत थी, शायद वो मसरूफ थे, वो नहीं आ सके, मैं आ गया हूँ। अब देखिए, वो कोई कौमी असम्बली का बाज़ाब्ता सेशन नहीं था,
आप समझे कि एक वो कन्वेंशन सा था, एक वो मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, जो भी नाम उसका दे दें। और आप देखेंगे कई दफा मसलन अभी रिसेंट पास में बल्कि हर दफा हर साल देखते हैं कि आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस लाहौर में होती है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान, जजेस साहबान, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस साहबान जाते हैं, वहां पे वो मकाला पढ़ते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, वहां पॉलिटिकल लीडरशिप भी आई होती है। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनकी मूवमेंट में हम भी शामिल थे और बहुत ही तनदेही से इसमें शामिल थे। हमने कुर्बानियां भी दी, गिरफ्तारियां भी दी, पर्चे भी हुए। उसमें भी हमने देखा कि सिविल सोसाइटी आती थी, जुलूस में भी आती थी, वहां पे जो कन्वेंशन होते थे वहां भी बैठते थे, तकरीरें भी होती थी, सारा। तो ये बात मैं समझता हूं कि काजी फाइज साहब ने दलेरी का मुजाहरा किया कि वो चले गए। उसकी वजह ये थी कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। आज कोई बंदा ये नहीं कह सकता, कोई भी शख्स ये नहीं कह ठीक है, सकता कि बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब। अजहर सिद्दीक साहब ज्वाइन नहीं कर पाए, मुजाहिद बरेली साहब ने ज्वाइन करे थे, और बेस्ट गौर खान साहब। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।